कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन? ईएमआरएस की एग्ज़ाम जस्ट 1 वीक अवे है और हम आज कुछ और अमेरिकन राइटर्स करने वाले हैं हमारे एग्ज़ाम के लिए। इसमें से कुछ राइटर्स आपके केवीएस के लिए भी इम्पोर्टेंट है, जैसे कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट, हार्पर ली, आर्थर माइलर करके भी। तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे हम कुछ-कुछ आपके लिए स्टार्टिंग के लाइन्स बता दे रही हूँ करके, जैसे कि नैथनिएल हॉथॉर्न है, जो कि डार्क रोमांटिक इनकी टाइप थी एक राइटिंग स्टाइल में से, और ये गिल्ड को एक्सप्लोर करते हैं, सोसाइटल हिपोक्रेसी को दिखाते हैं प्यूरिटन न्यू एज इंग्लैंड में। आर्थर माइलर जो थे वो मॉरल ड्रामाटिस्ट थे और क्रिटिक थे अमेरिकन ड्रीम के। आप इनके वर्क्स में भी अभी ये चीज़ देखेंगे कि अमेरिकन ड्रीम बार-बार आपको इनके वर्क्स में बहुत अच्छे से एविडेंट है, जो कि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा एक प्रचलित थीम थी। एंड रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जैसे कि आप ऑलरेडी जानते ही हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में, कौन नहीं जानता है करके। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बहुत सारे पोएम्स हैं जो कि अभी हम पढ़ने वाले हैं कुछ-कुछ उनमें से। और हार्पर ली हैं, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट एक राइटर हैं करके। तो लेट्स स्टार्ट विथ नैथनिएल हॉथॉर्न। तो इनका जन्म हुआ था मैसाचुसेट्स सैलेम यूएस में, एंड ही वाज बोर्न इन द ईयर 1804। ही डाइड इन 1864, दैट इज एग्जैक्टली 60 ईयर्स के आसपास इनकी एक लाइफ रही है करके। अब यहाँ पे इनके नाम में एक ट्विस्ट है करके, आप ये देखिएगा, जो ये हॉथॉर्न है, ये पहले हॉथॉर्न नहीं था इनके एंसेस्टर्स के नाम पे, उसमें सिर्फ हॉथॉर्न था। तो यहाँ पे हॉथॉर्न जो है, यहाँ पे इन्होंने अपने नाम में डब्ल्यू ऐड किया है। आप ये पार्ट इनमें देखिएगा, जो एंसेस्ट्री है उनकी, उनके जो ग्रेट ग्रैंडफादर्स थे, उन्होंने सैलेम विच ट्रायल में एक अपना वर्डिक्ट दिया था, जहाँ पे क्या हुआ था कि वो डिसग्रेस आ गया था। सैलेम विच ट्रायल में क्या था, 200 लोगों को मतलब मार दिया, कैप्चर कर दिया गया था, जिनमें से 14 वुमेन थी, 5 मेन थे, और 19 जो लोग थे उनमें से हैंग कर दिए गए थे, कुछ मार दिए गए थे करके। तो वो बहुत डिसग्रेस था उस टाइम पे। उस समय तो ये चीज़ें चल तो रही थी, लेकिन बाद में वो द लेटर ईयर्स इट वॉज वेरी मच क्रिटिसाइज्ड। एंड इनके ग्रेट ग्रैंडफादर जो थे, उन्हीं के पार्ट में जज थे, तो उस चीज़ को वो छुपाने के लिए उन्होंने अपने नाम को चेंज कर लिया, हॉथॉर्न कर लिया, डब्ल्यू लगा लिया, ताकि लोग पहचान ना पाए करके। ये यहाँ पे लिखा हुआ है करके। और उन्होंने अटेंड किया है बाउडिन कॉलेज, जहाँ पे उनके यूएस प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन पियर्स और हेनरी वर्ड्सवर्थ के साथ दोस्ती हो जाती है, जो कि उनके साथ आगे वो काम भी करते हैं, राइटिंग के काम में इन्वॉल्व होते हैं करके। उनकी एडल्ट लाइफ कैसे थी, अब जो पास्ट है उनका, वो पीछा नहीं छोड़ रही थी उनकी, और कुछ ना कुछ वर्क्स में या कहीं ना कहीं उनको पता चल रहा था, तो उनको एक कहीं ना कहीं ये चीज़ के लिए कि अखरता था करके, कि कैसे ही करके वो इस चीज़ से पीछे हटे, या इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं, उनके अंदर में हमेशा रहती थी करके। और उनकी जो मदर थी एक विडो थी, डैनियल हॉथॉर्न करके, उनके फादर मर गए थे। एंड उनके एक अंकल थे जिन्होंने उनको कॉलेज में एडमिशन कराया था, लेडी बॉर्डिन कॉलेज, जो मैंने आपको बताया करके। वहाँ पे उनकी जो फेमस फ्रेंडशिप हुई थी इनसे, हेनरी वर्ड्सवर्थ से, वो एक पोएट थे करके। और फ्रैंकलिन पियर्स जो हैं, वो बाद में जाके प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स बन जाते हैं। अब डिसमेल चेम्बर है, ये यहाँ पे सेक्लूजन में राइटिंग लिखते हैं, क्योंकि उनको एक सोचने के लिए, विचार करने के लिए उन्हें अपना अलग सा रूम चाहिए था, और सेक्लूडेड रहते थे, तो वो डिसमेल चेम्बर बोलते थे उनको। ब्रुक फार्म एंड कस्टम हाउस, यहाँ पे है, ये ट्रांसेंडलिस्ट उटोपियन कम्युनिटी के बारे में है, जहाँ पे वो लिखते हैं करके। और वो रिजेक्ट करते हैं ऑप्टिमिस्टिक फिलॉसफी। अब ट्रांसेंडेंटलिज्म का मतलब ये होता है करके, ये एक रिलीजियस या फिलोसॉफिकल मूवमेंट है 19th सेंचुरी में, जहाँ पे ये बोला जाता था कि जो डिविनिटी है वो मैनिफेस्ट कहाँ होती है, नेचर में ही मैनिफेस्ट होती है। इनकी मेजर वर्क्स इनमें से है जैसे कि द स्कारलेट लेटर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। अगर क्वेश्चंस आते हैं तो स्कारलेट लेटर से पूछा ही जा सकता है आपको। उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स के बारे में क्या दिखाया गया, उनके राइटिंग स्टाइल के बारे में क्या है, इसमें आपको पूछा जा सकता है करके। तो आप इनको एक बार समरी डिटेल में पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे एक हेस्टर पायरेनी बोल के एक लेडी रहती है करके, और उन्हें पता चलता है कि उनके जो हस्बैंड है वो सी में हरा गए हैं करके, एंड देन शी थिंक्स दैट ही इज डेड। इनका बाद में रेवरेंड आर्थर डिम्सडेल बोल के एक
फादर रहते हैं करके, मतलब एक चर्च में पास्टर रहते हैं, उनके साथ इनकी एक बेटी हो जाती है। अब लोग ये पूछते हैं कि इनके फादर कौन, उसमें सीन में ये दिखाया जाता है कि वो एक जगह पे खड़े हैं करके, जैसे कि एक स्टेज जैसा बनाया गया हो गाँव में, जहाँ पे उनको मतलब खड़ा किया जाता है और हर दिन उनको मतलब लोग बुरा-भला बोलते हैं। उनकी बेटी जो पर्ल रहती है, उसके बारे में उनका नाम पूछते हैं करके कि इसके फादर कौन है, किसकी बेटी है, बार-बार करके। एंड मदर जो रहती है, उनके चेस्ट पे एक ए बना दिया गया है, एडल्ट्रेस बोल के। और लेकिन ये चीज़ बाद में उनके हार्ड वर्क से वो अपने आप को एबल दिखाती है। अब मैं स्टोरी कंटिन्यू करती हूँ, आपको समझ आ जाएगा कि कैसे। बार-बार लोग उनसे पूछते हैं, लेकिन उसकी जो मदर रहती है वो सारी ज़िल्लत सहते रहती है करके, न्यू बॉर्न उनको बेबी को जन्म दिया, लेकिन फिर भी इतना कुछ वो जगह पे खड़े होके सुनते रहती है, अपमानित होते रहे, लेकिन कभी भी वो अपने लवर का, मतलब जो पर्ल के फादर हैं, उनके नाम रिवील नहीं करती है। इसमें जो, क्योंकि वो एक पास्टर रहते हैं करके, और कभी नहीं उनका मतलब इमेज नहीं चाहती है कि वो खराब हो जाए करके। अब क्या होता है कि जब इसे ऐसे बोलते हैं, रॉजर चिलिंगवर्थ बोल के एक इंसान रहता है, जो कि और कोई नहीं बट इनके हस्बैंड है, जिनको इन्होंने सोचा था कि वो मर गए हैं करके, बट वो वापस आ जाते हैं। वो डॉक्टर बन के यहाँ पे आते हैं करके, और जब ये जेल में रहती है, उनकी देखभाल और उनकी बेटी के देखभाल और चेकअप के लिए वो बोलते हैं कि मैं डॉक्टर हूँ, लेकिन वो बार-बार बोलते हैं कि तुम अगर किसी को मेरी रियल आइडेंटिटी बता दोगी यहाँ गाँव पे, तो तुम इस बच्ची के फादर कौन है, रियल फादर, मैं सबको बता दूँगा, ऐसे-ऐसे करके। एंड हेस्टर पायरिनी मतलब वो सब चीज़ें सह कर भी, उसके ताने सह कर भी, ज़ुल्म सह कर भी, शी इज़ लाइक ऑलवेज़ कीपिंग क्वाइट, कुछ नहीं बोलती है करके। एंड देन लेटर ऑन क्या होता है कि जब वो रेवरेंड आर्थर डिम्सडेल जो रहते हैं, उनकी तबीयत खराब हो जाती है बहुत बार, क्योंकि उन्हें गिल्ट होता है बार-बार, वो देख के नहीं सह पाते हैं करके कि पर्ल और हेस्टर पायरिनी जो है उनके साथ ऐसा हो रहा है करके। लास्ट में वो उनको जंगल में भी एक बार अपनी डॉटर को मिलते हैं करके, और उसके पहले क्या होता है, वो सबके सामने रिवील करके ही मरते हैं करके, और अपने चेस्ट वाले पार्ट को दिखा देते हैं कि उन्होंने भी आग से जलाकर ए लिख दिया था करके, क्योंकि उसकी जो बिलवेड थी हेस्टर पायरिनी, उनको सब एडल्ट्रेस वाला एक बैज जैसा बना के घुमाते थे, लॉकेट, बड़ा लॉकेट्स में लिखा रहता था चेस्ट एरिया पे कि ए है करके। और बाद में क्या होता है, हेस्टर पायरिनी जब उनको मतलब वहाँ से ज़माने जैसे मिल जाती है, तो वो ना अपने काम, सिलाई के काम और ये सब कर कर के मतलब अपनी बेटी का बहुत अच्छे से उसे पाल-पोस कर बड़ा करती है। तो लोग वही देखते हैं कि वो ए जो सिंबल है, वो उस एडल्ट्रेस के लिए नहीं मानते हैं, वो मानती है कि एबल के लिए। हेस्टर पायरिनी का ये कहना है कि वो एबिलिटी या एबल उनकी शो करती है करके, ठीक है। और द हाउस ऑफ द गेबल्स, ये एक अनदर इंटरेस्टिंग वर्क है उनकी। हम 2 ही वर्क्स करेंगे क्योंकि ये 2 वर्क्स ही इंपॉर्टेंट है, बाकी में जो 2 है आप उसको पढ़ लीजिएगा करके एक बार ऊपर-ऊपर से। तो द हाउस ऑफ 7 गेबल्स है, इसमें क्या एक 200 साल पुरानी एक मैंशन रहती है पिंचर्न फैमिली की, और वो न्यू इंग्लैंड टाउन में रहती है। अब 2 सेंचुरीज पहले उस पे एक हाउस होता था मैथ्यू मॉल का। अब कर्नल जो पिंचियन रहते हैं, वो एक पावरफुल सिटीजन थे, उसे एक ज़मीन चाहिए थी। अब वो क्या करते हैं कि वो जो इंसान रहता है उसे बोलते हैं कि तुम ज़मीन दे दो, मैथ्यू मॉले, बट वो मना करता है देने से। अब जैसे कि पावरफुल लोग करते हैं, वो क्या करते हैं करके कि उसे फंसा देते हैं करके, जस्ट बिकॉज ही हैड पावर ही मिसयूजेस हिज पावर, एंड उसे ज़बरदस्ती फंसा देते हैं विचक्राफ्ट के नाम पे। एंड विचक्राफ्ट के नाम पे फंसाने के बाद उन्हें फांसी की सज़ा दे दी जाती है, एंड वो ज़मीन वो ले लेते हैं कर्नल पिंचन, एंड फिर वो अपना बहुत बड़ा मैंशन बनाते हैं। लेकिन मरते मरते वो इंसान उसे श्राप दे के जाता है करके कि तुम्हें अपना ही ब्लड ड्रिंक करना पड़ेगा। ही सेड गॉड विल गिव हिम ब्लड टू ड्रिंक। अब ये क्या होता है कि ये चीज़ उसके दिमाग में रहता है, जब वो अपने मैंशन बनाते हैं और हाउस वार्मिंग पार्टी देते हैं करके, अचानक से पाया जाता है कि कर्नल जो है वो डेड है, और सब जगह उनके फेस पे, बियर्ड के आसपास ब्लड ही ब्लड है करके। फिर ये बहुत दिन बाद जो उनके बाकी और बचे हुए लोग रहते हैं फैमिली के, वो एंसेस्ट्री वाला पार्ट आता है कि अब तो वो मर गए हैं करके, अब कौन इसको इनहेरिट करेगा करके। अब ये था कि इसमें जो भी जाते थे हाथ लगाने के लिए कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता था करके, तो ये कुछ श्रापित प्रॉपर्टी जैसे बोलते हैं वैसा ही मानना था। एंड उनके जो अंकल जैफरी रहते हैं वो रिसर्च करते हैं जानने के लिए कि लैंड किसको है मॉल्स के लेके, लेकिन वो मर जाते हैं करके। फिर प्रॉपर्टी पता चलता है कि इन्हें कैसे कैसे करके मिला है करके। फिर क्लिफोर्ड की एक सिस्टर रहती है, उनमें से कुछ भाई बहन रहते हैं जो
उनमें से। क्लिफोर्ड की एक सिस्टर रहती है करके, हेप्ज़िबा करके, और उनकी जो कज़न रहती है फ़ोबे। अब हेप्ज़िबा क्या करती है, वो डिसाइड करती है कि घर को ऐसे बंद करके क्या ही फ़ायदा, एक काम करते हैं, रेंट कर लेते हैं शॉप को, और उसके बगल में ना मैं अपना एक दुकान लगाऊँगी करके, जिंजर ब्रेड कुकीज़ का ये सब करके। तो फ़ीबी बोल के जो एक लड़की रहती है, उसकी कज़न 17 साल की, वो आके बोलती है कि मैं आपको हेल्प करूँगी करके। अब वो तो उनको रहने नहीं देती है, बट फिर भी वो बोलती है ठीक है, मतलब मैं आपको हेल्प करूँगी, ऐसा है आपका काम में हाथ बटा दूँगी करके। तो ठीक है, फिर वो एग्री कर जाती है कि ठीक है चलो मेरी हाउसकीपिंग में भी हेल्प हो जाएगी करके, क्योंकि मैंने उस जो मैंशन रहते हैं उसे वो रेंट पे चढ़ा देती हैं करके। अब क्लिफोर्ड जो है करके क्लिफोर्ड वापस आ जाता है, उनसे जेल हो जाती है तो वो वापस आ जाता है करके, एंड फ़ीबी समझ जाती है कि कौन उस दिन रात को विज़िट किया था करके, जिसको मतलब फ़ीबी समझ नहीं पाई थी क्योंकि उन्होंने उनको देखा नहीं था करके। अब हेप्ज़िबा है वो मतलब यहाँ पे आते हैं, और फिर जज वज जो उनके भाई और एक रहते हैं करके, वो सब कुछ वहाँ पे एक स्टोरी अपनी चलती रहती है करके, और हेप्ज़िबा जो है वहाँ पे वो क्लिफोर्ड को मिलती हैं। यहाँ पे क्या होता है कि फ़ीबी और होलग्रेव की दोस्ती हो जाती है। अब होलग्रेव का यहाँ टर्निंग पॉइंट क्या है कि होलग्रेव यहाँ पे एक्चुअल जो मॉल फैमिली के जो डिसेंडेंट रहते हैं ना, उनका ये रहता है करके, और उन्होंने बोल के गया होता है कि जो भी होगा ये इसका उत्तराधिकारी यही होगा करके। अब यहाँ पे क्या होता है कि घर पे जो उसको प्यार हो जाता है जब घर में रहता है तो फ़ीबी के साथ, और जब जज मर जाता है क्लिफोर्ड को मतलब कर्स को हटाना रहता है, क्योंकि तो वो क्या करता है, मॉली और पिंचियन फैमिली के जो दो कैरेक्टर फ़ीबी रहती है, उन दोनों की शादी करा दी जाती है, ताकि मतलब उस कर्स को ब्रेक कर पाएँ करके, और इसी तरह से वो जो कैरेक्टर्स हैं वो क्या करते हैं, वो ग्लूमी मैंशन को छोड़ के अपनी न्यू लाइफ जीना स्टार्ट कर देते हैं, जस्ट वो ओमेन को ब्रेक करने के लिए। तो ये कुछ-कुछ ऐसी स्टोरी है। स्टोरी थोड़ी लंबी एंड थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। आप इसे एक फ्लो चार्ट के हिसाब से याद कर लीजिएगा करके बनाकर डायग्राम को। ऐसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आप मोटा-मोटा एक बार समझ लीजिएगा। अब इनकी राइटिंग स्टाइल जो है वो डार्क रोमांटिसिज्म पे फ़ोकस करती हैं करके, जैसे कि मैंने बताया था ट्रांसेंडेंटलिज्म के ऊपर फ़ोकस करती है, और गिल्ट और पास्ट के ऊपर। जैसे कि आप देख रहे हैं करके कि वो जो हेस्टर पायरेनी वाली जो स्टोरी थी करके, उसमें इन्होंने बार-बार करके ये चीज़ दिखाया है करके, जो स्कारलेट लेटर में था, कि कैसे मतलब डिम्सडेल को गिल्ट होता है, एंड प्यूरिटन स्टोरी सोसाइटी को दिखाया है करके, और सोसाइटल हिपोक्रेसी को दिखाया है। यहाँ पे ये वाले पार्ट में मैंने एक पॉइंट मिस कर दिया आपके लिए, कि स्कारलेट लेटर में दोनों की गलती थी, जो कि हेस्टर पायरेनी के हस्बैंड भी बोलते हैं करके, कि इसमें सिर्फ हेस्टर पायरेनी को क्यों दोष दिया जा रहा है करके। इसमें तो मतलब वो बच्चा तो सिर्फ उसका नहीं है ना, उसका फादर भी तो है, उसको भी खोजा जाए, उसको भी पनिश किया जाए, क्योंकि वो भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है, और अभी वो गायब है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है करके, तो वो भी इक्वली दोषी है करके। तो यहाँ पे सोसाइटल हिपोक्रेसी के एक पार्ट को दिखाया गया है करके, कि सोसाइटी इज ऑलवेज ब्लेमिंग द फीमेल पार्ट, बट रैदर देन मतलब मेल इक्वली रिस्पॉन्सिबल होने के बाद भी ही इज नॉट टू बी ब्लेम्ड करके, सोसाइटी इज ऑलवेज फेवरिंग मैन करके, पेट्रियार्कल सोसाइटी है बोल के। तो recognition, and where Hawthorne is known, he seems to be deemed a pleasant writer and a pleasant style, with a pleasant style sequestered, harmless man from whom any depth, weighty thing would be hardly anticipated. There is no man in whom humor and love, like mountain peaks, soars to such a rapt height as to receive the irradiations of upper skies. There is no man in whom humor and love are developed in that high form called genius. तो ये कोटेशन है उनकी लाइन की। आप चाहते हैं तो मैं आपको कुछ और इजी मतलब बता देती हूँ करके, जो हॉथॉर्न ने कोट्स लिखे थे करके, जैसे कि लाइफ इज मेड अप ऑफ मार्बल एंड मड, every individual has a place to fill in the world and is important in some respect whether he chooses to be or not. और उन्होंने और एक बहुत अच्छी लाइन बोली थी, a pure hand needs no glove to cover it. तो जो प्योर है उन्हें कभी भी अपनी सच्चाई छुपानी नहीं पड़ती है। नेक्स्ट राइटर है हमारे आर्थर मिलर करके, ये हार्लेम सिटी न्यूयॉर्क में इनका जन्म हुआ था करके। इनकी जन्म साल है 1915 एंड ही डाइड इन द ईयर 2005। ही वाज एन अमेरिकन प्ले राइट हु ग्रू अप इन ब्रुकलिन। अब दो इवेंट्स हैं इनके लाइफ में जो
इन्हें मतलब शेप कर रही हैं करके एक ग्रेट डिप्रेशन। व्हेन ही वाज़ अ टीनेजर उनके जो फादर है उनके बिज़नेस ना कोलैप्स कर जाता है और वो देखते हैं कि उनके फादर जो है अपनी डिग्निटी लूज़ कर रहे हैं करके, और वो देखते हैं और उन्हें रियलाइज़ होता है हाउ एन इकोनॉमी कैन क्रश अ वेरी गुड मैन रिगार्डलेस ऑफ हाउ हार्ड ही वर्क्स। तो यहाँ जो है वो सोसाइटी है, मैं इसको सिंपल वे में आपके लिए पुट करती हूँ, आपके रिजल्ट्स ही आपकी मेहनत को बताएँगे करके। अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हैं तो लोग देखेंगे, अगर आप फेल हो जाते हैं करके तो लोग क्या बोलेंगे कि अरे नहीं पढ़ता था, अरे नहीं करता था। तो सिमिलरली यही उनका कहना है कि एक इंसान कितना भी हार्ड वर्क करे, इकोनॉमी है जभी भी मतलब अच्छा रहता है करके जब कोलैप्स होता है तो लोग उसी समय क्रिटिसाइज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। सेकंड था रेड स्कार्स बोल के था, 1950s में एक यूएस मूवमेंट गवर्नमेंट की वहाँ से बिगिन हुई थी विच हंटिंग के लिए। जो भी कम्युनिस्ट पार्टी के थे उन्हें विच हंट करके मतलब ऐसे नाम दे के वो करते थे। उनको ये सिखाया गया कि सोसाइटी कभी भी मॉब की तरह टर्न हो सकती है। अभी भी जैसे कि आप एक कोई भी समाज में एक पार्ट रह रहे हैं करके वहाँ पे जो मेजॉरिटी रिलीजन की पार्ट है वो कभी भी टर्न अगेंस्ट हो सकती है, ग्रुप बन सकता है, कहीं भी दंगे फसाद हो सकते हैं बेस्ड ऑन रिलीजियस थिंग्स। और जैसे कि कश्मीर की एक इंसिडेंट हुई थी, तो वैसे ही आप सिमिलरली समझ लीजिए कि ये विच हंटिंग उस समय मतलब विच क्राफ्ट हंटिंग ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा उस समय प्रेवलेंट थी। जैसे कि मैंने आपको हमारे नेथेलियन हॉथॉर्न के टाइम में भी बताया कि उनके जो ग्रेट ग्रैंडफ़ादर थे वो ट्रायल ऑफ सेलेम विच में क्रिटिसाइज़ किए जाते हैं करके। तो ये क्या करते हैं ना मतलब कॉमन मैन के लिए लिखते हैं। इनकी राइटिंग स्टाइल के बारे में आपको बताती हूँ करके। ये ना कॉमन मैन के बारे में लिखते हैं। इन्हें ये लगता है कि प्रिंस, किंग या फिर ग्रेट जनरल ज़रूरी नहीं होता करके, उनकी फॉल होना ही ज़रूरी नहीं है करके। ये एक कॉमनर को दिखाते हैं और उन्हें लगता है कि एक कॉमन मैन की भी एक पर्सनल डिग्निटी होती है। ये नहीं कि सिर्फ़ राजा, महाराजाओं की मतलब अपनी शान, बान, आन होती है करके, बट इन्हें ये लगता है कि एक कॉमन मैन उसकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट, उसकी भी एक डिग्निटी होती है करके। और कुछ-कुछ लोग जो कॉमन मैन हैं, उनके लाइफ में क्या होता है, लाइफ उन्हें बहुत बार कंट्रोल करती है और वो खुद के लाइफ को खुद कंट्रोल नहीं कर पाते हैं करके सर्कमस्टेंसेस कंट्रोल करते हैं। अब इनकी जो फेमस राइज़ टू प्रोमिनेंस मैंने आपको बता दिया, और ये हियरिंग्स जो है उस समय जब क्रूसिबल लिखा था, इन्हें बोला जाता था कि कम्युनिस्ट पार्टीज़ में आपके कौन-कौन थे, आप जब ने अटेंड किया था करके, बट इन्होंने बोला कि मैं वो नाम्स रिवील नहीं करूँगा करके। और ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। आप में से बहुत जन जानते होंगे कि मैरिलिन मुनरो कौन थी, एक एक्ट्रेस थी, बहुत फ़ेमस थी उस टाइम पे। ये उन्हीं के हस्बैंड थे, इन्होंने 3 शादियाँ अराउंड की थी। एंड मैरिलिन मुनरो भी मैरिलिन मुनरो सॉरी इनकी ही वाइफ़ थी करके। तो ये उनके हस्बैंड है, आप देख सकते हैं इनका चेहरा। डेथ ऑफ अ सेल्समैन करके ये इनकी बहुत इम्पोर्टेंट वर्क है और इनके लिए इन्हें अवार्ड्स भी मिली है शायद, हाँ, ये जो पुलिट्ज़र प्राइज़ मिला है इन्हें। डेथ ऑफ अ सेल्समैन क्या है, एक इम्पोर्टेंट वर्क है करके। यहाँ पे विली लोमैन, आप में से बहुत जन ये स्टोरी जानते होंगे करके, मैं फिर भी रिवाइज़ कर देती हूँ करके आपके लिए शॉर्ट में। 1949 में लिखी गई है आपको। तो विली लोमैन बोल के एक बिज़नेसमैन रहता है, मतलब सेल्समैन रहता है करके। तो उसकी जो वाइफ़ है, वो लोग चाहते हैं कि उनका वेज बढ़ जाए, बट इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग हिज़ वेज, उसके जो बॉस है वो उसे फायर कर देते हैं करके। और वो इंसान बहुत ही हार्ड वर्किंग, बहुत ही सब कुछ रहते हैं, बट लास्ट में क्या होता है कि इस मतलब जो मिडल क्या बोलते हैं, बॉस और जो कैपिटलिस्ट क्लास है वो कभी भी मतलब बॉर्जोइस क्लास जो मतलब एक्चुअली कॉमन लोग हैं, जो काम करते हैं, जो काम करवाते हैं, जो बॉस होते हैं, वो कभी भी एम्प्लॉइज़ के बारे में उतना नहीं सोचते हैं करके, अनइमोशनली सोचते हैं, उन्हें अपने काम से मतलब है। द मोमेंट आप पूरी लाइफ़ डिवोट कर दीजिए, बट अगर आप द मोमेंट यू आस्क और यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम, दे जस्ट रिप्लेस यू विदिन मिनट्स। वो एक बार भी नहीं सोचेंगे करके, क्योंकि उन्हें अपने काम से मतलब रहता है। आप सोचेंगे कि मैं डेडिकेट करके काम किया, मैं बहुत इमोशनली, आप कोई भी इंस्टीट्यूशन के प्रति भी करके देख लीजिए, आप ये चीज़ देख लीजिए, इवन आप स्कूल और कॉलेजेस में आप देख लीजिए करके, अगर आप जो इंस्टीट्यूशन के लिए आप बहुत डेडिकेट होके काम करते हैं, बट द मोमेंट दे फाइंड एनीथिंग अबाउट यू, वो मतलब आपको रिप्लेस करने के लिए कुछ सेकंड्स भी नहीं लगाते हैं, या उन्हें कोई बेटर मिल जाता है, या फिर उनके पास कुछ और ऑप्शन आ जाते हैं कि कम पैसे में काम करने के लिए, तो वो चेंज कर लेते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी वही होता है। तो
विली लोमैन जो है वो बहुत दुखी रहता है करके, उसे ये रहता है कि मैं अपने बच्चों को या मेरा अमेरिकन ड्रीम जो है पूरा हो जाए, सक्सेसफुल होने का, बड़ा इंसान होने का। तो बिफ और हैप्पी जो रहते हैं उनके बच्चे रहते हैं करके, और ये स्टोरी ना टू एंड फ्रो होते रहती है, पास्ट एंड प्रेजेंट में होके, कभी आपको प्रेजेंट की और पास्ट में दोनों को मिक्स करके दिखाया गया है इसमें। तो इसकी जो वाइफ रहती है लिंडा, वो दिखाते हैं कि पहले उनका टाइम कितना हैप्पी था, ये वो करके, और उनके जो पड़ोसी रहते हैं करके, उनका बेटा जो है वो बाद में मिलते हैं, विली लोमैन देखते हैं कि वो आगे बढ़ गया उसके लाइफ में, वो कमाने लगा है, बट जो उनके अपने बच्चे होते हैं करके वो नहीं कर पाते हैं। अब उसमें से उनका जो एक बेटा रहता है करके, वो गेम्स में थ्रू मतलब कॉलेज जाना होता है करके, बट समहाउ कुछ मिस इवेंट्स, मतलब कुछ इवेंट्स के कारण वो नहीं जा पाता है करके। एंड लेटर ऑन क्या होता है कि और उनको फाइनेंशियल क्राइसिस भी रहती हैं बहुत सारे चीज़ों में करके। और वो फिर बाद में ब्लेम करते हैं अपने फादर को, क्योंकि मतलब क्या था कि मैथ्स ट्यूशन जो थे वो लेना चाहिए था, बट उनके ने लिया नहीं करके, और उसके कारण ही वो कॉलेज का कुछ एक एग्ज़ाम है जो कि फ़ेल करते हैं एंट्रेंस वाला। एंड देन वो बिफ क्या है अपने फादर को ब्लेम करता है करके, क्योंकि उसे ये लगता है जब वो प्रिपरेशन करने गया था यहाँ पे, इस टाइम पे एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टर्न आता है। वो चेक करता है जब उसके फादर को, तो वो देखता है कि उसके फादर उसकी मदर को चीट कर रहे हैं एक रिसेप्शनिस्ट के साथ में, जिसके कारण उसे बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज़ होता है और वो पढ़ाई में फ़ोकस नहीं कर पाता है उस चीज़ के बाद में। वो अपनी मदर को आके नहीं बताता, क्योंकि उसे लगता है उसकी मदर का दिल टूट जाएगा करके। एंड देन वो अपने फादर को इसलिए ब्लेम करता है कि अगर वो उस दिन नहीं जाता, वो सब चीज़ें नहीं देखता, तो वो इतना डिस्टर्ब नहीं होता करके। एंड एक हीटेड आर्ग्यूमेंट होती है। लेटर ऑन क्या होता है, विली को रियलाइज़ होता है कि ठीक है उसके कारण गलती हुआ, एंड देन ही रियलाइज़ेस कि इंश्योरेंस वाला चीज़ है। वो क्या करता है, ड्राइव करता है कार इतने रैशली और उस कार को जाके ठोक देता है करके, सो दैट कि इंश्योरेंस के पैसे मिले। वो अपने बच्चों के ड्रीम पूरा करना चाहता है करके, ऑन द मतलब बाय रिस्किंग हिज लाइफ, एंड ही डाइज़, जो कि एक बहुत ट्रेजिक एंड दिखाया गया है स्टोरी में करके, कि वो इंश्योरेंस के पैसे निकालने के लिए खुद के लाइफ को खत्म कर देता है करके, ताकि उसके बच्चे अच्छे लाइफ जी पाए, और $20,000 मिलता है इंश्योरेंस का पेमेंट के लिए। तो लास्ट में क्या होता है, उसके बेटे जो है उसको भी अब इच्छा नहीं रही वो सब काम करने के लिए, अब वो भी जाके गाँव में सेटल होने माँगता है। तो जो बलिदान उनके फादर ने उनके लिए दिया, वो भी एट लास्ट जाके क्या फ़ायदा हुआ। तो ये जो थे, उनको उनकी ड्रीम थी एक अमेरिकन ड्रीम अच्छा पूरा होने के लिए, कि हाँ, एक घर हो, ये हो, सब कुछ एक मस्त लाइफ़स्टाइल हो। बट लास्ट में क्या होता है, वो अपने लाइफ़ सैक्रिफाइस भी करते हैं और उनके बच्चों ही खुद वो चीज़ें नहीं करते हैं। यहाँ क्रूसिबल है, ये एक और इनकी इम्पोर्टेंट वर्क है, आप इनको पढ़ लीजिएगा ऊपर-ऊपर से। और एक वर्क इनकी थी ऑल माय सन्स करके, ये पोस्ट वॉर वर्ल्ड वॉर ड्रामा है, एड्रेसिंग वार, जिसमें से क्या होता है कि ये वॉर, सोशल इंजन एंड मैन कैसे लाई करता है सोसाइटी को। जो फादर रहते हैं, जो केली, वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन रहते हैं और फैक्ट्री ओनर रहते हैं। तो वो सेंड करते हैं डिफेक्टिव एयरप्लेन्स पार्ट्स में वर्ल्ड वॉर में। अब इससे क्या होता है कि 21 पायलट्स जो होते हैं उनके प्लेन क्रैश होता है और वो मर जाते हैं। अब जो जोई के पार्टनर थे करके, तो वो क्या था प्रिजन में, क्योंकि जोई क्या बोलते हैं कि मैं तो बीमार था, मैं तो नहीं गया था करके कंपनी में, तो मैं तो नहीं था करके इस सब चीज़ों के पीछे। अब इसमें क्या होता है, जो जो के बेटे हैं लैरी, अब उसे जो उसके पार्टनर, जैसे जो के फादर जो पार्टनर थे, उसकी बेटी से प्यार रहता है। अब उसमें जो उनकी बेटी का नाम था केट, अब वो बोलते हैं कि मतलब अब उसके फादर जो जोई के, वो तो नहीं चाहते हैं करके कि वो मतलब लड़की आए करके, क्योंकि उसे पता है कि सच क्या है करके। अब वो लिखती है कि मेरे फादर को मतलब पुलिस ले गई है, ऐसा-ऐसा करके है, और वो मतलब सुसाइड कर लेते हैं करके, ये पता चलता है, क्योंकि वो मतलब वो चीज़ को झेल नहीं पाते हैं करके। और जो जोई के एक और बेटे रहते हैं लैरी, उसकी मदर उसको खोजती है, बट पता चलता है कि जब उसे ये पता चलता है कि मेरे फादर ने ऐसे-ऐसे करके मतलब गलत इक्विपमेंट्स भेज दिए हैं, प्लेन्स भेज दिया, वो सुसाइड कर लेता है करके वहाँ पे। अब केट की मदर रहती है, वो क्या करती है कि एक एप्पल ट्री लगा देती है उनकी याद में। अब क्रिस जो रहता है दूसरा बेटा, वो चाहता है कि वो मैं शादी करे एंडेवर से। अब वो बताती है उसे लेटर लिख के कि उसके फादर ने सुसाइड कमिट कर लिया, ये वो। लास्ट में एंडिंग में क्या होता है, रियलाइज़ करता है जो उसके जो अब यहाँ पे क्या है कि जो भी जो है वो खुद को गोली मार लेता है एट लास्ट करके। क्योंकि उसे ये रियलाइज़ होता है कि जो 21 पायलट थे, वो भी तो उनके बेटे ही थे। जब उसे पता चलता है कि उनका जो अपना बेटा है, जो क्या नाम था उनका? लैरी।
जो कि वॉर पे जाता है, लेकिन वो खुद शर्म से वापस नहीं आता है कि उसके फादर ने ऐसा एक काम किया, इतना घिनौना काम किया करके, खराब इक्विपमेंट्स, खराब प्लेन भेज दिए थे करके। तो वो यही करता है कि खुद मर जाता है करके, और ये जब उसे सच्चाई पता चलती है तो जोई खुद को भी शूट कर लेता है करके, कि ऑल हिज सन्स बोल के, जो कि टाइटल है प्ले का, कि वो भी तो उनके बच्चे ही थे करके, बट कैपिटलिज्म और कमाने के चक्कर में और वॉर के प्रेशर में करके कि तो जल्दी जल्दी इतने सारे इक्विपमेंट्स बनाने हैं, उन्होंने खराब प्लेन्स ही भेज दिए करके, जिसके कारण इतनी लाइफ्स लॉस हो गई करके। तो अमेरिकन ड्रीम है यहाँ पे कि मटेरियल सक्सेस कैन डिस्ट्रॉय सोल्स, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है करके, कि कैसे सोसाइटी है ना एक ढांचे में डालना चाहती है करके, कि ये क्राइटेरिया है कि आप सक्सेसफुल है। जैसे कि अभी आप है, हो सकता है प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हो, आप अच्छे हो, सब कुछ भले, लेकिन नहीं, गवर्नमेंट जॉब का एक अलग ही क्रेज है करके। और वो चीज़ है कि उसी पे तो हर कोई, मतलब इट्स नॉट अ बैड थिंग, आई एम नॉट सेइंग कि नहीं इट्स बैड थिंग, बट बहुत बार बहुत सिचुएशंस में इसी को एक क्राइटेरिया देख लिया जाता है सक्सेस होने का लाइफ में, या इसी चीज़ों को मतलब इतना प्रायोरिटाइज करते हैं, और इंसान कभी कभी अपने आप को इतना फोर्स करते हैं कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल है नीट या जेई क्लियर करना, नहीं उसी डॉक्टर बनने से ही सक्सेसफुल है। तो समटाइम्स क्या होता है, वो प्रेशर और बर्डन ना झेल पाने के कारण बहुत बार अपना लाइफ एंड कर लेते हैं। सिमिलरली हम ये चीज़ डेथ ऑफ द सेल्समैन में भी देख रहे हैं करके। और ट्रेजेडी यहाँ पे कॉमन मैन, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये कॉमन मैन के लिए ही लिखते हैं करके। तो ये कुछ अवार्ड्स हैं जिन्होंने जीते हैं, पुलिट्जर प्राइज आप कर लीजिएगा, और प्रीमियम जो इम्पेरियली, ये कुछ बहुत हाई अवार्ड है जो कि जापान में दिया जाता है, और भी कुछ राइटर्स को मिले हुए हैं अपने, और कहीं ना कहीं कुछ नोबल प्राइज जैसा जो कि जापान का होता है उसी टाइप का ही है। तो ये इम्पोर्टेंट है करके, आप पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। और ये तो पुलिट्जर प्राइज तो आप याद करके ही रखिएगा करके, जो उनको डेथ ऑफ द सेल्समैन में लिए मिला था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको ये वाला टेक्स्ट की समरी कंप्लीट करके रखनी है डेथ ऑफ द सेल्समैन के बारे में। और अमेरिकन ड्रीम के बारे में भी एक बार पढ़ लीजिएगा करके। हो अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं ही आपके लिए क्वेश्चंस कुछ लेकर आके आपको प्रैक्टिस करवा दूंगी। रॉबर्ट फ्रॉस्ट है नेक्स्ट राइटर हमारे। रॉबर्ट फ्रॉस्ट है जिनका जन्म हुआ था 1874 में सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में। अब ये हमारे बहुत इंटरेस्टिंग राइटर इसलिए कि उन्हें 4 बार पुलिट्जर प्राइज मिला है, 1924 में, 1931 में, 1937 में, 1944 में। इसे याद रखने की एक सिंपल ट्रिक है कि 1924 आप याद कर लीजिए, एंड देन उसमें आप 7 प्लस करिए, फिर उसके बाद 6 प्लस करिए, एंड ऐसे कर करके ना मतलब बना लीजिएगा एक कि कितने साल बाद बाद मिला है करके, क्योंकि सारे डेट्स अभी याद करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा आपके लिए। तो 4 बार आप याद कर लीजिएगा, या 1924, 1931 अगर आपको याद हो जाती है तो आप ऐसे याद कर लीजिएगा करके। अब इसकी जो मदर थी वो न्यू इंग्लैंड में थी, उसे 11 ईयर्स में लेकर आ गई थी। फ्रॉस्ट के फादर जो थे वो टीचर थे। हाँ, तो उनके जो फादर थे वो टीचर थे, लेटर एडिटर बनते हैं सैन फ्रांसिस्को में। और उसके फादर जो है 1885 में उनकी डेथ हो जाती है करके, और उनके फैमिली जो है मैसाचुसेट्स में मूव कर जाती है करके, और लॉरेंस में वो ग्रेजुएट करते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं करके, मूव टू लॉरेंस मैसाचुसेट्स एट एज ड्यू टू फादर्स डेथ। और वो डारमाउथ कॉलेज हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जाते हैं, लेकिन वो फॉर्मल डिग्री नहीं अर्न करते हैं वहाँ पे। वो शादी करते अपने क्लासमेट से जिनका नाम था एलिनोर मिरियम वाइट इन 1895। उनकी फर्स्ट पब्लिश स्कूल मैगजीन थी जो कि इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, बटरफ्लाई। रॉबर्ट फ्रॉस्ट को साथ में बटरफ्लाई एक पिक्चर बना लीजिए अपने माइंड में, तब वो याद रहेगा करके। उनकी फर्स्ट नॉवल थी, सॉरी फर्स्ट पोएम थी स्कूल मैगजीन में, बटरफ्लाई एंड एलिजी। अब इनकी जो मदर है वो मर जाती है कैंसर से, और 1912 में उनके और उनके जो फैमिली है वो इंग्लैंड मूव कर जाते हैं, और उन्हें पब्लिशर मिलती है बॉयज़ वेल पे, जो इनकी फर्स्ट वर्क है 1913 में। वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाती है और फिर से वो अमेरिका चले जाते हैं करके 1915 के आसपास। एंड उनकी जो वाइफ है वो भी मर जाती हैं कैंसर से, उन्हें ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है करके 1938 में उनकी डेथ हो जाती है। ही वोन यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेशनल अवार्ड। अब ये नेक्स्ट पेज में आपके लिए आएगा करके, तो उसे ध्यान से आप देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा करके। और एक इम्पॉर्टेंट बात है, एज ऑफ 86 आई थिंक इन्होंने ना एक
स्वेरिंग सेरेमनी के टाइम पे कैनेडी में 1961 में द गिफ्ट आउटराइट, देखिए जो प्रेसिडेंट आपकी इनॉग्रेशन था उस टाइम पे इन्होंने एक स्पीच दिया था आई थिंक। हाँ, तो ये याद कर लीजिएगा करके। और इनके एपिटाफ में लास्ट लाइन जो है बहुत फेमस है, आई हैड अ लवर्स क्वारल विद द वर्ल्ड, ये लिखा गया है करके। तो कहीं भी पूछा जाए आपको इनके एपिटाफ के बारे में तो आप बता सकते हैं आप। एंड उनके पोएटिक्स वर्क के बारे में कुछ-कुछ और इम्पोर्टेंट बात बता देती हूँ आपको। जो माउंटेन इंटरवल है, एक पोएटिक वॉल्यूम या कलेक्शन है आप बोल सकते हैं, जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट पोएम जैसे कि द रोड नॉट टेकन, आउट आउट, बर्चेस, ये सब 1916 में पब्लिश हुई थी करके। दूसरी जो इम्पोर्टेंट वाली है न्यू हैम्पशायर है, 1923 में फायर एंड आइस, स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग्स। और भी बहुत सारी पोएटिक कलेक्शंस हैं इनकी जो पब्लिश हुई थी करके। नॉर्थ ऑफ बॉस्टन पब्लिश हुई थी 1914 में, जिसमें कि मेंडिंग वॉल्स, द डेथ ऑफ अ हायर्ड मैन, एप्पल पिकिंग, ये सब चीज़ें बहुत सारी पोएम्स हैं जो कि आप थोड़े-थोड़े करके जान लीजिएगा तो आपके लिए अच्छा है करके। एंड तो रोड नॉट टेकन, ये पोएम मोस्टली सबने पढ़ी है करके, स्कूल में पढ़ी है, ग्रेजुएशन में पढ़ी है कि नहीं पता नहीं, बट स्कूल में मोस्टली सबने ही पढ़ी है अभी तक या पढ़ाया है, एटलीस्ट नहीं पढ़ा है तो पढ़ाया है करके। द रोड नॉट टेकन है माउंटेन इंटरवल की कलेक्शन से ली गई है करके। ये थीम जो है इस पोएम में वो है कि चॉइस, लाइफ चॉइसेस के लिए। यहाँ पोएट बोलते हैं कि उनके पास 2 रास्ते थे और उन्होंने एक रास्ता वो वाला चुना जिसमें ज़्यादा लोगों ने नहीं चला था करके। और उनको लगता है कि वो रास्ता चाहता था कि वो उन पे चले, और क्योंकि वो ज़्यादा ग्रासी था और उस पे किसी ने चला नहीं था तो वो उस रास्ते पे चलते हैं और वो क्या करते हैं फर्स्ट रोड को अपने दूसरे दिन के लिए रखते हैं। बट ये यही दिखाया जाता है कि एक इंसान जब एक डिसीजन ले लेता है उसे आगे बढ़ना होता है, वो कभी भी वापस आकर दूसरे रास्ते पर नहीं चल के देख पाता है। जो डिसीजन एक बार बना लिया वो कर लिया। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एक कोर्स परस्यू करना है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने इंग्लिश में ऑनर्स कर लिया करके, अब क्या मतलब या फिर उसके बाद मास्टर्स कर लिया, फिर पीएचडी कर लिया, क्या आपकी इच्छा हो पाएगी या क्या आप फिर से दोबारा जाके एक अनदर बैचलर्स डिग्री लेने इतना ईजी होगा जितना कि आप इंग्लिश में ही फर्दर स्टडीज़ करने के लिए हो? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूँ कि आप नीट पीजी की प्रिपरेशन करके, सॉरी नीट यूजी की प्रिपरेशन करके आप अपना पूरा फील्ड आफ्टर पीएचडी करने के बाद चेंज करिए, डिफ़िकल्ट होगा करके, इट इज़ नॉट दैट ईज़ी। तो वही लाइफ चॉइसेस में एक चॉइस के बाद एक चॉइस दूसरा रास्ता इंसान होता है, फिर वो वापस आके उस जगह से उस तरह से स्टार्ट नहीं कर पाएँगे। भले आप कर लीजिएगा लेकिन फिर भी उस तरह से नहीं कर पाएगा जो आप उस टाइम पे कर पाते, तो देयर विल बी अ डिफरेंस। इस बार आप एक पीएचडी होल्डर बन कर जाएँगे करके, ठीक है? तो दैट्स हाउ थिंग्स आर। एंड इसकी एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, ही चूजेस द लेस ट्रैवल्ड रोड एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस। स्टॉपिंग बाय द स्नोई वुड्स है इनकी दूसरी पोएम। तो यहाँ पे क्या होता है, एक मूविंग लिरिक है जिसको न्यू हैम्पशायर की पोएटिक कलेक्शन से ली गई है। तो वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रॉमिसेस टू कीप, वो बोलते हैं, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, ये कौन से पोएम में उन्होंने बोला है? स्टॉपिंग बाय द वुड्स। आप इसे ऐसे याद कर लीजिएगा कि वुड के बगल में वो मतलब बैठ के सोच रहे हैं, बहुत मेलैंकोलिक थॉट्स ले रहे हैं करके, ऐसे बना के, ऐसा कुछ नहीं था बट बना के याद रखने के लिए, क्योंकि वी हैव अ लॉट टू रिमेंबर। तो माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, वो वुड के बगल में बैठ के बोल रहे हैं कि अभी और बचा है बहुत रास्ता, जब मैं सोऊंगा जाके उसके बाद, अब उसके बाद मैं सोऊंगा करके, माइल्स टू गो। मतलब फॉर एग्जाम्पल आप ये भी स्टोरी बना लीजिए कि वो फॉरेस्ट में चले थे, टायर्ड हो गए थे करके, अब उन्हें लग रहा था कि ठीक है अब घर आ जाएगा तो मैं सोऊंगा करके। तो यही स्टॉपिंग बाय द वुड्स, वो ये बोल रहे हैं कि अच्छा ठीक है, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। अब आई थिंक आप नहीं फॉरगेट करेंगे, इतने स्टोरी से याद करेंगे तो ठीक है। एंड 1923 में हुई थी। ये गुड एग्जाम्पल है सिम्बलिस्ट टेक्निक के, और रिच है मेलोडी और म्यूजिक में, सिंपल है। रॉबर्ट फ्रोस्ट की एक स्टाइल है जिसमें आप देखिएगा सिंपल है, कुछ कुछ ना स्टार्टिंग में वो क्या करते हैं कि बहुत सिंपल इमेजरी, रूरल इंग्लैंड की इमेजरी से स्टार्ट करते हैं और जाते जाते ना वो एक बहुत डीप फिलोसफिकल थॉट दे के जाते हैं। ये लाइन्स जो मैं आपको बोल रही हूँ ना, इसी से कुछ कुछ क्वेश्चंस मैंने देखे बनते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा इनको और याद करने की कोशिश करिएगा करके। आपको मतलब मगअप नहीं करना है बट आप सुनिए एज अ स्टोरी, आपको याद होते जाएंगे, ठीक है। एग्जाम के 1 वीक पहले
सब घुस जाता है दिमाग में, इतना जल्दी आप नहीं फॉरगेट करेंगे, ठीक है। मेंडिंग वॉल है आपके लिए 1914 में मेंडिंग वॉल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक इनकी फेमस लाइन है, गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स। अब ये यहाँ पे ये दिखाते हैं कि कैसे एक इंसान को बाउंड्रीज ड्रॉ करनी चाहिए। यहाँ पे ना जो बाउंड्री है ये सिर्फ क्या बोलते हैं, फिजिकल बाउंड्री नहीं है कि दो नेबर्स के बीच में, या नेबर्स यहाँ पे ना सिर्फ मतलब पड़ोसी ही नहीं है, आपके पास बहुत सारे फ्रेंड्स एक्वेंटेंसेस जो हैं, आपको एक फिजिकल बाउंड्री साथ ही साथ एक साइकोलॉजिकल बाउंड्री ड्रॉ करने रखनी चाहिए करके, जिससे कि आप या सामने वाले दोनों ही हर्ट ना हो, ठीक है। अ बॉयज विल एंड अ नॉर्थ ऑफ बॉस्टन, ये भी एक अलग स्टोरी, अलग पोएम है। ऐसे ही और बहुत सारे इनके अलग वर्क्स है करके, जैसे कि द गिफ्ट आउटराइट, मोइंग करके, और उसके बाद बर्चेज है, फायर एंड आइस है, टू ट्रैम्प्स इन अ मड टाइम है। वो सब आप कुछ कुछ थोड़े थोड़े देख लीजिएगा करके। अब इनकी राइटिंग स्टाइल जो है, वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है करके, तो मैं आपको शॉर्ट में ही बता रही हूँ। अगर आप ये डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा करके, तो मैं एक डिटेल अलग से ही ये सब पोएम्स के ऊपर एक अलग वीडियो बना के आपके लिए कर दूंगी। और जहाँ तक मैं कोशिश करूँगी, मुझे टाइम मिलता है तो मैं कर लूँगी। राइटिंग स्टाइल्स एंड कोर थीम्स, नेचर और साइकोलॉजी के बारे में लिखते थे करके, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत रूरल सिंपल इमेजेस से स्टार्ट करते हैं, देख के नहीं लगता है, एंड सून ही डेवलप्स इट टू अ डीप फिलोसॉफिकल थॉट, एक मैसेज छोड़ के जाते हैं। मॉडर्निस्ट भी थे, ट्रेडिशनलिज्म भी थे। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम के लिए करके। वो फ्री वर्ड्स में लिखते थे, क्या उनकी राइटिंग स्टाइल में क्या था, फ्री वर्ड्स था। ये ब्लैंक वर्ड्स, फ्री वर्ड्स क्या है ना, इनको एक बार आप पढ़ लीजिएगा करके, शॉर्ट शॉर्ट 1-1 लाइन्स में। या आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं और एक्सप्लेन करूं तो मैं वो भी कर सकती हूँ करके आपके लिए, जैसा आपको सही लगता है आप मुझे बोल दीजिएगा। और फेमसली कंपेयरिंग इट टू प्लेइंग टेनिस विदाउट अ नेट। हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि इनके जो फ्री वर्ड्स है ना, वो ऐसा है कि टेनिस तो खेल रहे हैं पर बिना नेट का खेल रहे हैं करके। ये टेनिसन या फिर कोई और किसी ने बोला था, मैं भूल गई हूँ, मैं आपको बता दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। आइसोलेशन एंड चॉइस, इसमें ना वो बहुत सारे एस्पेक्ट्स, जैसे स्टॉपिंग बाय द वुड में दिखाते हैं, फिर आपको मतलब बेंडिंग वॉल्स में दिखाते हैं जहाँ पे गुड नेबर्स मतलब जिनका फेंस अलग अलग रहता है उनके बारे में दिखाते हैं, और बर्चेज में दिखाते हैं जहाँ कि वो ना डीप फिलोसॉफिकल थॉट कर रहे थे करके, एंड आइसोलेशन दिखाया है उन्होंने। ये जो 4 पुलिट्जर प्राइज है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1924, 31, 37, 43 में 4 बार इन्हें मिला, और कांग्रेचुलर गोल्ड मेडल भी इन्हें मिला है करके, आप यहाँ पे देख लीजिएगा। ये देखिए आप यहाँ पे मिला है करके। और हार्पर ली नेक्स्ट हमारे राइटर है, हार्पर ली। तो इनका नाम है नेली हार्पर ली, एंड शी वाज बोर्न इन 1926 इन अलाबामा। हर फादर जो थे वो लॉयर थे करके, उन्होंने चाइल्डहुड एक क्या बोलती हूँ, टॉम बॉय की तरह ग्रो किया है। हार्पर ली मैंने भी जब बहुत पहले फर्स्ट टाइम सुना था, मुझे भी फर्स्ट टाइम तो लगा था कि ये एक मेल राइटर है, बट नहीं, शी इज़ अ फीमेल राइटर। अब इन्होंने लॉ की पढ़ाई की, फिर उनके फादर ने उन्हें वेजेस कुछ गिफ्ट किए 1 ईयर के लिए, ताकि वो फुल टाइम डिवोट कर सके राइटिंग के लिए। और इन्होंने बहुत कम वर्क लिखे हैं, बहुत कम, बट इन्होंने जो लिखा है वही सॉलिड लिखा है करके। तो हमें ये सीखने मिलता है यहाँ से कि आप ये सिर्फ कंटेंट नहीं भरते जाना है करके, जस्ट बिकॉज फॉर द सेक ऑफ राइटिंग करके, बट क्वालिटी कंटेंट लिखना है हमें एग्जाम में। तो हाँ, यहाँ पे है इन कोल्ड ब्लड करके एक इन्होंने एक काम किया था रिसर्च में, और क्वाइट लीगेसी है यहाँ पे। टू किल अ मॉकिंग बर्ड, ये प्ले आपने अपने मास्टर्स के टाइम पे पढ़े होंगे, या फिर आपने इसके बारे में कहीं ना कहीं तो कुछ तो पढ़ा होगा करके। ये बहुत इंपॉर्टेंट या जाना होगा करके, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क। सो टू किल अ मॉकिंग बर्ड, ये ना एक बिल्डिंग्स रोमन प्ले है या कमिंग ऑफ एन एज प्ले है करके। और यहाँ पे ना 2 भाई बहन रहते हैं, स्काउट फिंच और जेम फिंच। इनके फादर के नाम होता है एटिकस फिंच,
जो कि एक लॉयर है या एडवोकेट हैं करके, और इनकी मदर मर गई हैं बहुत यंग एज में, और इनकी एक मेड रहती है कैलिफोर्निया करके, जो कि एक ब्लैक लेडी रहती हैं, बट ये स्टिल उन्हें अपने बच्चों की तरह ही प्यार करती है और उनकी माँ की कमी महसूस नहीं होने देती है। तो इनके एक फ्रेंड बनते हैं डिल बोल के, जो लोग खेलते हैं साथ में सब कुछ, और इनके फादर जो रहते हैं वो एक ब्लैक मैन टॉम रॉबिन्सन, जिनको फंसाया जा रहा है मायला एल्वे ईवेल और बॉब ईवेल के द्वारा, जो कि व्हाइट है, कि मतलब उनकी बेटी का रेप किया है टॉम रॉबिन्सन ने। तो यहाँ पे क्या होता है, उनके फादर केस लड़ते हैं, तो जो व्हाइट कम्युनिटी है वो उनके बच्चों के खिलाफ हो जाती है यहाँ पे, और उनके बच्चे भी बहुत कुछ सफ़र करते हैं, लेकिन उनके फादर ने उन्हें सिखाया था कि बेटा आप कभी भी डोंट किल अ मॉकिंग बर्ड करके। यहाँ पे है कि कोई मतलब एक मासूम आदमी के साथ ना कभी बुरा मत करना, उसके साथ कभी सज़ा मत दिलाना, ये चीज़ उनके पेरेंट्स बार-बार उनको सिखाते हैं करके। यहाँ पे एक साइड स्टोरी में रहता है आर्थर बू रैडली बोल के, जिनको ना पूरा सोसाइटी ये बोलते है कि वो खराब है, वो डराता है, ये है, जो भी जाता है वहाँ पे ऐसा-ऐसा होता है, और एक गलत नोशन बना हुआ है। बट उनको ये चीज़ था, उनके फादर ने कहीं न कहीं उन्हें सिखाया था, तो वो ये चीज़ जानते हैं कि किसी भी इंसान को बिना जाने-बूझे या समझे जज नहीं करेंगे वो। यहीं पे एक दिन वो स्टोरी होता है, वो जाते हैं वहाँ से, वो आराम से मतलब ऐसे बेल बजा के या कुछ जैसे करते नहीं, वो जाके टच करके आ जाते हैं करके। तो वहाँ पे जो उसके भाई रहते हैं, उसके एक पैंट की ना मतलब सीम है ना, वो फँस जाती है करके, तो वो वहीं छोड़कर आ जाता है करके। बाद में वो जब जाते हैं शाम को, तो देखते हैं कि वो पैंट को रिफू-उफू करके उस इंसान ने रखा है, तो वो इंसान बुरा नहीं है। ये चीज़ हमें बाद में दिखता है। फिर क्या होता है कि जो उनकी जो मेड रहती है, वो ध्यान रखती है, लेकिन अलेक्जेंड्रा बोल के जो सिस्टर है एटिकस की, उनकी बुआ मतलब बच्चों की बुआ जो है, वो आ जाती है करके, और वो ना मतलब कैलपुरी उनके साथ बहुत गंदा बिहेव करती है, मेड की तरह बिहेव करती है। बाकी मेंबर्स ऑफ द फैमिली उनको मेंबर ऑफ द फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं, बट ये जो सिस्टर इन लॉ रहती है, मतलब जो बुआ रहती हैं बच्चों की, वो बहुत ज़्यादा ना मतलब दिक्कत क्रिएट करती हैं करके। सॉरी सिस्टर इन लॉ नहीं, मतलब लाइक सिस्टर बोलना चाहिए था आर्ट एटिकस फिंच की। और तो वो ना बहुत ज़्यादा इनको तंग करती है, परेशान रहती है, एंड आई डोंट नो लेटर ऑन क्या होता है करके, बट और हाँ, ये एक और बहुत अच्छी इंसिडेंट दिखाई, जब उसके फादर केस लड़ते हैं, तो कैलपरी जो है ना, वो अपना चर्च लेके जाती है बच्चों को, ताकि क्योंकि बाकी तो सब सोसाइटी उनके अगेंस्ट हो ही गए थे, वो अपनी मदर की तरह उन्हें प्रोटेक्ट करके रखती है, ये सब चीज़ें। लास्ट में क्या होता है, जब उसके फादर उनका केस जो बॉब एविल है करके, ईविल है, यहाँ पे देखिए ना, एविल और ईविल ऐसे नाम को भी दिखाया गया है करके, कितनी आयरॉनिक बात है। तो बॉब एविल जो है वो मतलब लास्ट में सज़ा दिलाने के लिए टॉम रॉबिन को ब्लेम कर देता है कि हाँ, पर मतलब क्योंकि सोसाइटी में ब्लैक मैन के लिए रूल्स ऐसे भी बहुत ज़्यादा मतलब हमेशा गलत ही उनको करने के लिए, दिखाने के लिए रहता था। तो व्हाइट मैन की जीत हो जाती है एज़ यूजुअल, द सोसाइटी जो जजेस बैठते हैं, एंड ब्लैक मैन उनको मतलब मार दिया जाता है, उनको हैंग करने की सज़ा दे दी जाती है। एंड इसमें बाद में क्या होता है, जो बॉब एविल है वो उनके बच्चों को हर्ट करना चाहता है करके, जेम और फिंच को, जिसमें जेम का हाथ टूट जाता है करके, और यहाँ पे उन्हें एक आदमी बचाता है जिनका नाम है आर्थर बू रैडली करके। बाद में पता चलता है कि मास्क और जो जेम स्काउट है, वो नहीं देख पाती कि कौन उन्हें बचाता है करके, और लास्ट में देखने पे उन्हें पता चलता है कि वो आर्थर बू रैडली, जिनके बारे में वो सोचे थे कि नहीं, ऐसा इंसान लोगों की बातों को सुनकर वो जज कर रहे थे उस इंसान को, लास्ट में वही इंसान है जो उनको बचा कर लेकर आता है, ध्यान रखता है करके। एंड फिर ना वो लास्ट सीन में ये दिखाया जाता है कि जेम फिंच कैसे उनकी बालकनी से उस वर्ल्ड को देख रही है करके। सो यहाँ पे ना ये जो शो करता है कि उन्होंने भी उस दिन, बच्चों ने भी बू रैडली के पर्सपेक्टिव से वर्ल्ड देखा करके। तो यहाँ पे ना ये बोला जाता है कि कोई भी चीज़ इंसान को मतलब जज इस तरह से नहीं करने के लिए, अनटिल एंड अनलेस यू वॉक इन हिज शूज़। आप इंसान मतलब एक अच्छे इंसान तभी बन सकते हो जब आप सामने वाले की ना मतलब कंडीशन को फ़ील करके उसकी सिचुएशन को समझ सको कि क्यों वो रिएक्ट कर रहा है। बहुत बार हमारे लाइफ़ में भी ऐसा होता है कि हम किसी इंसान को देखकर जज कर लेते हैं करके कि ऐसा है, वैसा है, लेकिन हम उनकी स्टोरी या बैकड्रॉप नहीं जानते कि क्यों वो वैसा है करके, या क्या इंसिडेंट उनके लाइफ़ में हुआ है कि वो ऐसे बन गए हैं करके। इफ वी स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है ना, वो ये समझ आएगा कि दैट इज़ नॉट पर्सनली अ रिएक्शन फॉर अस। बट वो एक्चुअली वो विद टाइम एंड एज वो इंसान वैसा होते जा रहा है। सो लेट्स गो बैक टू व्हाट वी वर डिस्कसिंग। गो सेट अ वॉचमैन, ये इनकी 2015 में पब्लिश। अब देखिए 1960 के बाद 2015 में इन्होंने बोला भी था करके कि मैं अभी इस वर्क को ही इतना साल से लिखे जा रही हूँ करके, एंड इट इज़ नॉट गेटिंग कंप्लीटेड। अब मुझे तो लगता है कि नेक्स्ट वाली जो आएगी वो बहुत ही लेट आएगी करके, एंड ऑनेस्टली वो आई भी बहुत लेट।
ये ना फर्स्ट ड्राफ्ट के बाद इनका मतलब जो इतने साल बाद की स्टोरी दिखा रही है करके कि 26 इयर्स की हो गई है जीन लूज जो थी, और वो अपनी कंट्री में आती है करके अल्बामा में करके, और यहाँ पे क्या एटिकस जो है वो 72 इयर्स का हो गया, जो उनके फादर जो लॉयर थे उनके अर्थराइटिस है करके। अब लुइस जो है वहाँ पे लुइस जीन लुइस उनका अच्छा नाम था, और एक्चुअल नाम उनका जो स्काउट स्काउट हम बोल रहे थे, स्काउट फिंच करके वही है करके। तो उनकी उनका जो लवर है वो उनसे मिलती है करके, और यहाँ पे वो लोग अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए आते हैं करके परमिशन शादी के लिए। बट जो लड़की है स्काउट फिंच, शी इज नॉट वेरी मच श्योर इफ शी शुड मैरी दैट गाय हेनरी और नॉट, हेनरी क्लिंटन जो उनके मतलब बिलवेड है करके। तो यहाँ पे वो घर पे रहते करके, और यहाँ पे जब वो वापस आती है करके तो देखती है कि जो सॉरी जेम्स जो उनका भाई था वो ऑलरेडी कुछ साल पहले हार्ट अटैक से मर गया था जब वो आई यहाँ पे, पहले हमें बैकड्रॉप में पता चलता है। और उनके जो चाइल्डहुड फ्रेंड है डिल, वो ऑलरेडी अब्रॉड चला है, जो उनके साथ बचपन में नहीं खेल रहे थे करके वही। तो उनके फादर है वो देखती हैं कि जो क्या नाम है, हेनरी और उसके जो फादर है वो सुप्रीमिस्ट सिटीजन काउंसिल ऑफ मेकॉम में चले गए हैं करके। और उनके जो फादर है वो सपने में मतलब वो वहाँ पे जाके देखती है कि हाउ मेरे फादर और जो मेरा मतलब मंगेतर है होने वाला, शादी जिनसे होने वाली है फियांसे, तो वो मतलब किस तरह से इस लोग ना मतलब कुछ नहीं बोल रहे यहाँ पे, रेसिस्ट मतलब लोग जो काले लोगों के बारे में इतना बुरा बुरा बोला जा रहा है, ये कुछ हो रहा है, बट वो लोग चुप है, साइलेंट है करके। तो वो डबल फेसेड नेचर देखती है करके, एंड शी डिसाइड्स कि मैं शादी नहीं करूंगी इस लड़के से। एंड उनके जो अंकल जैक रहते हैं जिनको सब कुछ बताती हैं करके, तो जैक बोलते हैं कि देखो तुम्हारे फादर का मतलब इस तरह से क्यों ये ऐसे बिहेव करे ये वो करके। और फिर वो ना सपना देखती है छोटे में, और फिर उसे सपने में एक बहुत फनी इंसिडेंट अपने बचपन के याद आता है जब उसको लगा था कि अरे शी गॉट प्रेग्नेंट करके, और फिर उसने कैल्पुलिनिया को बताया था। एंड कैल्पुलिनिया ने उसको कैसे मतलब चीजें समझाया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है ये वो करके, एंड कितने पेशेंटली उसके साथ डील किया। अब यहाँ पे एटिकस है जो वो एक ब्लैक मैन के खिलाफ कोर्ट केस लड़ने वाला है, ठीक है, बट यहाँ पे वो चाहते हैं कि NAACP के पास वो कोर्ट केस ना जाए बोल के ही वो लड़ रहे हैं। एंड शी नोज कि क्या होगा लास्ट में, वो ब्लैक मैन को फिर सजा हो सकती है करके। तो इसीलिए ना उसे ये चीज़ डबल स्टैंडर्ड या डबल फेसेड चीज़ों से बहुत खराब लगता है करके, वो कैल्पेरिनो के पास जाती है बताने के लिए, क्योंकि वो उसी का आई थिंक ग्रैंडसन या कुछ रहता है। तो वो जाती है करके, बट कैल्पेरिनो भी वो सब इंसिडेंट के बाद उसे ढंग से ट्रीट नहीं करती। फिर वो अंकल जैक को बताने जाती है, तो जैक उनको बोलते हैं कि पता नहीं मतलब वो कुछ बोलते हैं, बट वो शी इज़ नॉट सैटिस्फाइड विद दैट आंसर। और फिर बाद में क्या होता है कि उसे एक इंसिडेंट याद आता है, एक फनी सा बचपन का, और एक कि कैसे हेनरी ने मतलब लाइक बचाया था उसको करके, एक जब लोग डांस कंपटीशन कर रहे थे, एक फॉल्स बॉसम जो है वो गिर जाता है करके, वैसा कुछ इंसिडेंट था। और हेनरी ने सारी लड़कियों को बोला था कि सब बोलना कि मेरा है करके, देन एवरीबडी विल बी सेफ करके। अब यहाँ पे क्या होता है, जो जीन है वो चीज़ उसे अच्छा उसे याद, फिर से हमें बैक स्टोरी में हम सिर्फ प्रेजेंट में आते हैं करके। तो ये चीज़ क्या होता है कि जैक वो बोलती कि मैं शादी नहीं करूँगी, और ये वो बोल के वो बोलती कि मैं वेकेशन पे आई थी, तो वो वेकेशन से भी चले जाने माँगती थी। एंड जैक जो रहते हैं वो उसे एक थप्पड़ मारते हैं, जो उनके बिलवेड अंकल रहते हैं, ताकि वो अब क्या है कि वो उसे ये बोलते हैं कि अब तुम ना बच्ची नहीं हो, अब तुम अपने डिसीजंस को ऐसे टेम्परामेंट के वे में नहीं ले सकती हो करके, जब तुम्हें मन किया तुम कर लो ये कर लो। तो उसे स्लैप करते हैं, और वो फिर क्या होता है कि ठीक है, वो समझ जाती है कि शी इज़ नाउ अ ग्रोन अप एडल्ट, एंड मतलब उसे ये सब चीज़ें समझना और झेलना पड़ेगा करके, एंड शी डिसाइड्स टू स्टे, एंड दैट्स हाउ द स्टोरी एंड्स हियर। अब नैरेटिव स्टाइल उनके जो है, उन्होंने बहुत अच्छे से चाइल्ड लाइक नैरेटिव में और बहुत सिंपल लैंग्वेज में एक वॉइस को मतलब इसमें कुछ-कुछ ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स भी पाए जाते हैं करके। तो इनके राइटिंग स्टाइल में ये है, आप थोड़ा-सा पढ़ लीजिएगा। और सिस्टमैटिक इनजस्टिस है करके, कि कैसे रेशियल प्रेजुडिसेस जो उस टाइम पे प्रिवेलेंट थे उनको दिखाया गया है, क्लास डायनामिक्स को दिखाया गया है, रिजिड, और ये ना बहुत अच्छे से एफर्टलेसली इसको दिखा रही हैं करके, अपने वर्क्स में बेझिझक बेबाक दिखा रही हैं करके। मॉरल करेज करके, कि क्लाइंबिंग इनटू समवन्स स्किन एंड वर्किंग अराउंड इट करके। इन्हें अवार्ड मिला था पुलिट्जर प्राइज 1961 में फॉर टू किल अ मॉकिंग बर्ड करके, प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम भी मिला है करके, एंड नेशनल मेडल ऑफ आर्ट्स मिला है बाय प्रेसिडेंट बैरक ओबामा फॉर हर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द आर्ट्स इन अमेरिका।
ये आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट बस एक टेबल फॉर्मेट में करके दिया हुआ है, करके आप चेक कर लीजिए इसे, जस्ट याद रखने के लिए कि क्या-क्या है और कौन किस पे फ़ोकस करते हैं, किनका जन्म या ट्रैवल एरिया क्या था और उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन किया है करके यहाँ पे। So if you have any other further questions, you can ask me in the comment box. That's all for today. वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है बट मैंने डिटेल में करना ये सब इम्पोर्टेंट था एग्जाम्स के पहले. तो that's it for today and thank you so much. All the best for your exams.